नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बेखौफ हुए बिहार में शराब तस्करों की। बिहार में शराब तस्कर अब तांडव पर उतर आए हैं। सीतामढ़ी के कुंवारी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने ही हमला बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लाल बाबू पासवान जख्मी हुए हैं। शराबबंदी के बाद शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस पर दबाव है कि अवैध धंधेबाजों पर रोक लगाए। पुलिस लगातार छापेमारी भी करती है। मेजरगंज पुलिस भी ऐसी ही सूचना पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां बेखौफ तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि एक चौकीदार लाल बाबू पासवान गोली लगने से घायल है। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पर आया हुआ है। उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल एक चौकीदार के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे दो कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम पूर्वी चंपारण के सरसौल गांव का रहने वाला था और फिलहाल सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में तैनात था। घटना की खबर जैसे घर वालों को मिली, वैसे ही चीख पुकार शुरू हो गई। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। मुठभेड़ की घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी छापेमारी पर दिशा निर्देश के बजाय पुलिस पर दबाव बनाते हैं और यही वजह है कि घटनाएं होती हैं। काफी दुखद घटना है। देखिए, सबसे बड़ी जिले में जो घटनाएं घटित होती है, पुलिस के जो निचले स्तर के थाने हैं उस पर एसपी जो होता है वो कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कैसे अब रेड छापेमारी करे। जो सूचनाएं होती है केवल दबाव बनाया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है। मैं मृतक दरोगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि उसकी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी अधिकारियों से है तो हर घटना के बाद सियासतदानों की बयानबाजी शुरू हो जाती है। नक्सली समझते, वो बात होता नक्सली से मुठभेड़ हुआ है समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। जिस तरह से शराब आ रहा है बाहर के राज्यों से और पूरी तरह से पुलिस की मिली भगत से, इसकी जांच होनी चाहिए। किस स्थिति में मुठभेड़ हुआ, वहां क्या मामला है, कॉल डिटेल निकलना चाहिए। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सीतामढ़ी और नेपाल की खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में कई सफेदपोश भी जुड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर और आप देख सकते हैं यह भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित 334 नंबर का पिलर संख्या है और यह दर्शाता है कि भारत की सीमा यहाँ तक है और ठीक इसके पीछे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि भारत नेपाल का खुली सीमा का लोग फायदा उठाते हैं और शराब माफिया लगातार ताकतवर बनते जा रहे हैं। अपराधियों के साथ उनकी गठजोड़ होती जा रही है और धीरे धीरे वे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। यह सरकार प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पूरे मामले का खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि शराब तस्कर बेखौफ हैं, तभी तो पुलिस पर गोलीबारी से बाज नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट।
सीतामढ़ी पुलिस लाइन में शहीद दारोगा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर पुलिसकर्मियों ने सलामी देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद दारोगा दिनेश राम के तिरंगे से लिपटे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर लोगों की आंखें भी नम दिखाई दी। तो देखिए, तिरंगे में लिपटा है पार्थिव दारोगा का शरीर, पार्थिव शरीर है और नम आंखों से लोग विदाई दे रहे हैं। पुलिस लाइन में शहीद दारोगा को श्रद्धांजलि दी गई है, अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा गया और यहां भारी भीड़ उमड़ी, नम आंखों से उनको विदाई दी गई। गोपालगंज में अपराधियों ने गैस एजेंसी में लूट की कोशिश के दौरान 3 कर्मचारियों को गोली मार दी। घटना उचका गांव की है। शाम को 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने एजेंसी के कर्मचारियों से लूट की कोशिश की और इसका विरोध करने पर फायरिंग शुरू कर दी। 3 कर्मचारियों को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी जो है बीजेपी नेता सुदामा मांझी का है। गैस बेच कराकर अपना पैसा मिला रहे थे टेबल पर रखकर। जब तक 4 आदमी आते हैं, 2 आदमी अंदर घुसते हैं, घुसकर पैसा झपट देते हैं। ये लोग विरोध किया, गोली चला दिए, जिसमें 3 आदमी को गोली लगा है। इधर सोनपुर में सिवान की युवती से गैंगरेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई और जल्द ही सभी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। युवती ने 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लेकिन पुलिस तकनीकी अनुसंधान एवं अन्य प्रयास से घटनास्थल को चिन्हित करते हुए अभियुक्तों की पहचान कर ली है। एफएसएल की टीम के द्वारा एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए गए हैं। अभियुक्तों की पहचान के उपरांत उनके ठिकानों पर छापामारी की जा रही है और जल्द ही इसमें जो है हमें सफलता मिल जाएगी। बेतिया में हथियार के बल पर एक महिला से रेप की खबर आई। आरोप गांव के एक व्यक्ति रामविलास पटेल पर लगा है। पीड़ित की शिकायत के बाद उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़ित के पति ने बताया कि आरोपी रामविलास पटेल घर में घुस गया और हथियार के बल पर महिला को बाहर ले जाकर उसने दुष्कर्म किया। रामविलास पटेल आए हैं और हमारे पास जबरदस्ती किया और हम इनकार करने के बाद तो हमारे को मुंह बांध कर और बंदूक दिखाकर और घर से घी से घसीट कर बाहर ले आकर उसके साथ गलत व्यवहार किया। छपरा के अवतार नगर थाने में पुलिस हिरासत में कैदी की खुदकुशी मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के तुरंत बाद थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया और रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई भी की जाएगी। अवतार नगर थाना के मौजमपुर निवासी शैलेश पांडे को उसकी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था और उसने थाने के हाजत में ही खुदकुशी कर ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। के आधार पर यह पाया गया कि ओडी पदाधिकारी और थाना हाजत प्रभारी हाजत पहरा में जो लगे थे और थाना अध्यक्ष और सतर्कता अगर बरतते तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। तो प्रथम दृष्टया सतर्कता और निगरानी में कमी और कर्तव्य में लापरवाही को पाते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उस पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया। बिहार सरकार का दावा है कि राजधानी पटना से बिहार के किसी भी जिले में 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन सरकार के दावों की हकीकत क्या है, देखिए न्यूज 18 के इस रियलिटी चेक में। बिहार सरकार के दावे की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के बोरिंग रोड चौराहे से हाजीपुर के लिए निकली। दोपहर बाद 3:32 पर बोरिंग रोड चौराहे से सफर की शुरुआत हुई। अभी हम पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ से हाजीपुर के लिए सफर करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ से हाजीपुर की जो दूरी है वो 19 किलोमीटर है और अभी अगर आपको बताएं तो 3:32 हो रहे हैं और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण और जाम की समस्या ने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बोरिंग रोड चौराहे से राजेंद्र नगर तक पहुंचने में ही करीब 40 मिनट का वक्त लगा।
बोरिंग रोड से हाजीपुर की दूरी मात्र 19 किलोमीटर, जिसे तय करने में अमूमन आधे घंटे लग जाने चाहिए थे और आधे घंटे में ये सफर तय हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं कि अभी लगभग 40 मिनट हो गए हैं और 40 मिनट के बाद भी अभी हम लोग आधे रास्ते यानी राजेंद्र नगर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पे पूरा जो रास्ता है वो जाम है और धीरे धीरे करके गाड़ियां जो है वो बढ़ रही है। जाम से जूझते किसी तरह राजेंद्र नगर से न्यूज 18 की टीम आगे बढ़ी, लेकिन गांधी सेतु पहुंचने में ही हमें 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा, जबकि बोरिंग रोड चौराहे से हाजीपुर की दूरी सिर्फ 19 किलोमीटर है और अब भी हम हाजीपुर से 6 किलोमीटर दूर थे। बोरिंग रोड से अभी हम लोग यहाँ पे गांधी सेतु पहुंचे हैं और गांधी सेतु पहुंचने में अभी आपका समय अगर दिखा दूं तो लगभग 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पे लगे हैं। और जरा देखिए कि यहाँ से अगर जाम की क्या समस्या है, लगातार यहाँ पे जाम लगी हुई है और यहाँ से हाजीपुर की दूरी जो है वो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर है और वहां तक जाने में ये जाम आधे घंटे या फिर 1 घंटे कितना देर लगेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ये यहाँ पे जाम की, अगर आपको हाजीपुर जाना है तो यहाँ तक गांधी सेतु पहुँचने में अगर 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है तो ज़रा सोचिए कि यहाँ से कुछ किलोमीटर अगर जाना हो तो कितनी समस्या हो सकती है। दोपहर में भी रहता है जाम। अभी अगर हमको गांधी से तो हाजीपुर तक जाना है तो यहाँ से कितना देर लगेगा? ये कोई निश्चित नहीं है, आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है। तो जरा सोचिए कि ये आपकी खुशकिस्मती पे है कि आप यहाँ से इस जाम से कितने देर में पार होते हैं। आप आधे घंटे में भी पार हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको 2 घंटे का भी समय लगे। तो जरा सोचिए कि अगर आपको हाजीपुर रोड से जाना हो तो यहाँ तक आने में सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा और ये बाकी जो रास्ता है वो भगवान भरोसे है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इस बीच पटना के युवा टेक्सटाइल इंजीनियर हर्षलाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए एक ऐसा केमिकल तैयार किया जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है। इसे बनाने वाले हर्ष का दावा है कि इस केमिकल की लेप को किसी भी कपड़े पर लगा देने के बाद वो कपड़ा कोरोना सहित किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के संक्रमण को रोकने में कारगर है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर्ष को उनके दोस्त सत्येंद्र का भी साथ मिल रहा है। दोनों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हमने जो बनाया है वो एक एंटीवायरल सॉल्यूशन बनाया है। एंटीवायरल सॉल्यूशन को हम किसी भी तरह के फैब्रिक के साथ में हम ट्रीट कर सकते हैं और उस फैब्रिक को हम एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल बना सकते हैं। नॉट ओनली एंटीवायरल बट सिंस अगर हम एंटीवायरल बना रहे हैं या बैक्टीरियल बना रहे हैं या फंगल बना, तो उससे एक प्रॉब्लम हमारे, आप देखिएगा, सिर्फ ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना के समय काम आता है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, होटल्स में चले जाइए, हर जगह ये आप देखिएगा कि एक एक बेडशीट जहाँ पे शेयर टेक्सटाइल यूज हो रहा है, जहाँ पे भी हम कुछ जैसे लेटर से हम एक चादर 2 लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे ये जो संक्रमण हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। ये जो कोरोना वायरस है ना, वो काफी मतलब कांटेक्ट होते हैं ना, पीपल्स के कांटेक्ट वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो हमने सोचा लाइक कि इस चीज को कम करने के लिए कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए, लाइक कपड़ों में या लाइक जो ये वायरस हो रहा है वो टच करने से ही बढ़ रहा है। तो हमने सोचा लाइक अगर कोई बंदा किसी बेड पर भी लेटता है तो वो अपनी जो वायरसेस के कुछ मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो बेड पर भी छोड़ जाते हैं। कल विधानसभा की दूसरी पाली शुरू होने से पहले पोटिको में जबरदस्त ड्रामा हुआ। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया और बीच सड़क पर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि सुरक्षा में तैनात तो चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता ने उनके साथ धक्का मुक्की की। उनके मंत्रिमंडल में 18 मंत्री आपराधिक चरित्र के हैं। शाहनवाज हुसैन के पास पर के खिलाफ में यौन शोषण और रेप का मामला है, उन्होंने नामांकन में छुपाया है विधान परिषद का। और आप यहाँ धरने पर क्यों बैठ गए? इसलिए कि हम लोग को हल्का रहा है, आप लोग को हका रहा है, आप लोग को जलील किया जा रहा है, ये हम देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग ही सम्मानित मंत्री है, हम लोग ही सम्मानित विधायक है। विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन पर चर्चा के दौरान कल जमकर हंगामा हुआ। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी धांधली के विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए उन्होंने चुटकी भी ली और कहा कि विपक्ष के लोग ऐसी योजनाओं में गड़बड़ी कर पैसे कमाते थे। इस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए।
तब तक अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष ने कहा कि जब तक मंत्री माफी नहीं मांगते तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। कर रहे थे लोगों को मिले, हाथे हाथ लोगों को यह राशि मिले, लोग बाहर आएंगे। सन की राशि नगदी मिलता था, इसको हम लोगों ने समाप्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया है और अब खाते में राशि जा रही है। और यह व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होता है। प्रत्येक माह में प्रखंड में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सीधा उनके खाता में राशि चली जाती है। की बात वो कर रहे थे, वेतन की बात कर रहे थे, मंत्री की गरिमा को भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग बाहर आएंगे, करेंगे। हम लोग उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे और मंत्री को ये में रहना चाहिए, नियमावली के हिसाब से बोलनी चाहिए और जो सदन है उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। बिहार में उद्योग विभाग के बजट पर उद्योगपतियों और निवेशकों में निराशा है। साथ ही बिहार में निवेश को बढ़ावा मिलने के दावे पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में उद्योगों की हालत और सुधरेगी। बिहार में उद्योग कैसे लगेंगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार के बजट से ये सवाल उठने लगे हैं। बजट पर उद्योग जगत की नजरें टिकी थी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले उद्योग विभाग के बजट में सिर्फ 0.59% की बढ़ोतरी हुई, वो भी तब जब सरकार ने 20 लाख रोजगार सृजन का वादा किया है। इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना एक टेक्नो मैनेजरियल इशू नहीं है, ये एक सीरियस इशू है और इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रोड मैप होना चाहिए। 90-1200 करोड़ के बजट में किसी ऐसे राज्य में जहां उद्योगों का जाल नहीं बिछा हुआ हो तो ये क्या हो सकता है। तो ये बजट और अधिक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि एक शुरुआत है और शायद अब सरकार इंडस्ट्री की तरफ भी अपने आप को मुखातिब कर रही है। बिहार में कई उद्योगपतियों ने निवेश किए थे, तब सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव देने की बात कही थी, जो करीब 1500 करोड़ के आसपास की है। बावजूद उद्योग विभाग का बजट सिर्फ 1190 करोड़ रुपए है, लेकिन डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में उद्योग लगेंगे। उद्यमियों को हम सब प्रमोट करेंगे, उद्योग जो स्थापित करने आएंगे उनको हम सारी आधारभूत संरचनाओं को उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीजें हैं और जान लीजिए कि सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी से जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो में कहा है और सारी चीजों को उतारने का। देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे लेकर बिहार सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में उद्योग को लेकर बिहार के बजट पर विपक्ष सवाल खड़े करता है। आपने चलाया था दलित उद्यमी योजना, उस योजना में आपने जो राशि दिया है उस राशि से 1900 लोगों को प्रथम किस्त मिलेगा, तो द्वितीय और तृतीय किस्त कब मिलेगा। इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, जिसमें जितने आने वाले निवेशक हैं जो बिहार में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत निवेश करेंगे, उनको क्या क्या छूट मिलेगी, उनको क्या क्या रियायतें मिलेगी, उनको कैसे सरकार की तरफ से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलेगा। उसमें ज़मीन का प्रावधान है, उसमें बिजली में सब्सिडी का प्रावधान है, उसमें कर क्लियरेंस का प्रावधान है, उसमें स्टेट टैक्सेस का प्रावधान है। हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 में आई है वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। उद्योग मंत्री बनने के बाद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने की बात कही थी, लेकिन बजट में किए गए प्रावधानों से उद्योगपति और निवेशकों में निराशा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है और वो अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू भी कर देते हैं। नेटवर्क 18 भी कुछ ऐसे जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़ी पीवी सिंधु इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। देखना ना भूलें बायजूस यंग जीनियस 27 फरवरी शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मैं इन्हें क्वीन ऑफ बैडमिंटन मानता हूं, पीवी सिंधु। Oh my God. देखिए। Hi. I hope you got surprised. Yeah.
जब मैं बैडमिंटन शुरू किया था ऐसा नहीं था कि I will become a world number one. But the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And I wish that you do the same thing. And at the age of 10, you've achieved a lot, and now you're achieving a lot more. And I'm sure that you will get many more medals for the country. And I would wish you all the very best, and I believe that you can do it.